हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको ट्राइपार्ट स्ट्रगल के ओवरव्यू के बारे में बता दिया था, अब हम एक एक करके डायनेस्टीज़ के फ़ाइट के बारे में देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम गुर्जर प्रतिहार के बारे में देखेंगे। गुर्जर प्रतिहार नॉर्मली बेसिकली गुर्जर्स हुआ करते थे। इनकी जो इकोनॉमी होती थी वो कैटर हेडलिंग या काऊ हेडलिंग पे ही डिपेंडेंट हुआ करती थी। लेकिन एक टाइम बाद जब ये राजपूत क्लैंस की तरह फाइट करने लगे तो इनको प्रतिहार का दर्जा मिलने लगा। ऐसा कहा जाता है कि, और कहा भी जाता है, और मैप के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो गुर्जर प्रतिहार जो थे वो नॉर्मली बेसिकली गुजरात वाले रीजन में रूल किया करते थे, तो इस वजह से इनको प्रतिहार का भी दर्जा मिला। और अगर आप देखेंगे कि गुप्ता डायनेस्टी के दौरान जब हुन्स का आक्रमण इंडिया पे हुआ तो उस टाइम की भी कुछ मिक्स्ड ट्राइब भी इनको कहा जाता है। और एक तरीके से गुर्जर प्रतिहार के बारे में विशेषता के रूप में कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान के डोर कीपर की तरह काम किया करते थे, क्योंकि नॉर्मली जो थे ये अरब वाले रीजन्स पे रूल किया करते थे। नॉर्मली जो ये थे गुजरात वाले रीजन्स पे रूल किया करते थे। यहाँ कहीं इनका गुजरात वाला रीजन हुआ करता था जहाँ ये रूल किया करते थे। अब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से जब भी कोई आक्रमण हुआ करता था तो ये सबसे पहले एक एफिशिएंट रेजिस्टेंस के रूप में काम किया करते थे। यही कारण था कि इनको भारत का लक्ष्मण भी कहा जाता था। कहते हैं कि राम जी के साथ जैसे लक्ष्मण जी एक तरीके की उनकी ढाल बन के रहते थे, उसी तरीके से ये भी लक्ष्मण के रूप में हिंदुस्तान के लिए एज अ डोर कीपर का काम किया करते थे। नॉर्मली इनके बारे में कोई ख़ास हमारे पास लिखित प्रमाण तो नहीं है, पर यह कहा जाता है कि राजा हरिचंद्र जो थे वो इसके फाउंडर थे, इस डायनेस्टी के। लेकिन आप देखेंगे कि गुर्जर प्रतिहार का जो शुरुआत है, रूल वंश जो शुरुआत है, वो आपको नागभट्ट वंश से ही मिलेगा। तो कोई ख़ास हमको राजा हरिचंद्र के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। और आप देखेंगे कि दो अरब ट्रैवलर्स अबू जैद और अल मसूदी गुर्जर प्रतिहार के ही दौरान आए। एक राष्ट्रकूट ऑथर हैं पंपा, राष्ट्रकूट ऑथर पंपा जो हैं, उन्हीं के रिटर्न इंस्क्रिप्शंस के दौरान हमको गुर्जर प्रतिहार के बारे में सोचने और समझने और पढ़ने को मिलता है। तो बेसिकली यही सब था गुर्जर प्रतिहार के बारे में। अब हम गुर्जर प्रतिहार के किंग्स के बारे में धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। गुर्जर प्रतिहार के जो सबसे पहले किंग थे वो नागभट्ट फर्स्ट थे। नागभट्ट फर्स्ट का जो रूल था वो 730 से लेकर 760 सीई तक था। सीई मतलब कॉमन एरा तक था। नागभट्ट फर्स्ट के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक बहुत ही एफिशिएंट और प्रोमिनेंट किंग थे, और साथ ही इन्होंने कई सारे अरब के आक्रमण को भी रोका। मीर कासिम जो था दोस्तों, वो पहला अरब का आक्रमणकारी था जिसने इंडिया पे अटैक किया था। राजा दहिर जो थे वो पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने मीर कासिम के आक्रमण को रोका था। तो उसके बाद अगर इंडिया में कोई घुसा है मीर कासिम के बाद तो वो जुनैद और तामीन की ही आर्मी है। तो इन दोनों की आर्मी को डिफीट करने वाले कोई अगर थे तो वो थे नागभट्ट फर्स्ट। और इसी रूल करने के दौरान इनका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कन्नौज की गद्दी को कैप्चर करने के लिए राष्ट्रकूटास के साथ भी होता है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि ये वो टाइम फ्रेम था जब नागभट्ट फर्स्ट की फाइट राष्ट्रकूटास के साथ भी चल रही थी, और साथ साथ इनके फैमिली के बीच में क्राइसिस भी हो रहे थे। क्राइसिस किस लिए हो रहे थे? गद्दी को लेके, रूल करने को लेके। दोस्तों यही वो टाइम था जब इनके फैमिली के बीच में क्राइसिस होते हैं, और क्राइसिस होने के बाद इनके जो वत्सराज नाम के भतीजे रहते हैं वो गद्दी पे बैठते हैं। वत्सराज के गद्दी पे बैठने के दौरान आप देखेंगे कि जो इनकी पावर है वो मालवा और कुछ राजपूताना पावर तक एक्सपेंड कर जाती है। यही वो टाइम था जब वत्सराज गुर्जर प्रतिहार के किंग बनते हैं। तो वत्सराज गुर्जर प्रतिहार के किंग बनने के दौरान इनकी जो उस टाइम राजधानी थी वो फर्स्ट टाइम कन्नौज कैपिटल बनती है। ये वो टाइम था जब इनकी कैपिटल कभी उज्जैन हुआ करती थी, उज्जैन से कन्नौज बनती। उज्जैन बेसिकली आप देखोगे कि आज मध्य प्रदेश वाले रीजन में लाई करता है, और कन्नौज जो है वो कि आज उत्तर प्रदेश में लाई करता है। और यही वो टाइम था कि द ट्राइपाइट स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। तीनों डायरेक्ट जब वत्सराज
गद्दी पे बैठते हैं तो यही वो टाइम रहता है कि ट्राइपाइट स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली बेसिकली ट्राइपाइट स्ट्रगल का मतलब होता है दोस्तों कि ओवरलैपिंग ऑफ द बॉर्डर। ओवरलैपिंग ऑफ द बॉर्डर का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो बेसिकली आप इस रीजन को देखिए, इस रीजन को देखिए और इस रीजन को देखिए। यहाँ कहीं गुर्जर प्रतिहार लाई करते थे, यहाँ कहीं पाला सेना लाई करती थी, यहाँ कहीं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी लाई करती थी। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो थी वो नॉर्मली मानीखेत वाले रीजन पे लाई करती थी। गुर्जर प्रतिहार जो थे वो नॉर्मली गुजरात वाली रीजन पे थे और पाला सेना जो है वो नॉर्मली बिहार की तरफ लाई करती थी। तो इन तीनों के बीच में जो संघर्ष चला है वो कन्नौज की ओवरलैपिंग को ही लेके चला है। ये जो रीजन आप देख रहे हो कन्नौज वाले रीजन, इसी की ओवरलैपिंग को लेके चला है। तो इसी रीजन की फाइट को लेके आप ट्राइपाइट स्ट्रगल बोलते हो। तो यही ट्राइपाइट स्ट्रगल जब होता है तो आप देखते हो कि ट्राइपाइट स्ट्रगल जो है वो बेसिकली तीन चीज़ों के बीच में, तीन राजाओं के बीच में होता है। एक धर्मपाल, एक ध्रुव, एक वत्सराज। धर्मपाल जो थे वो पाला डायनेस्टी के थे और ध्रुव जो थे वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के थे और वत्सराज जो थे वो बेसिकली गुर्जर प्रतिहार वाले रीजन पे राज करते थे, गुर्जर प्रतिहार के राजा हुआ करते थे। तो इसके दौरान ही आप देखोगे, इसी ट्राइपाइट स्ट्रगल के आप दौरान देखोगे कि वत्सराज जो थे, जो कि पाला डायनेस्टी के थे, उनको ये हरा देते हैं। हराने के बाद आप धीरे धीरे देखोगे कि एक टाइम बाद ऐसा आता है कि ये खुद ध्रुव से हार जाते हैं और ध्रुव से हार जाने के बाद इनकी जो राजधानी कैपिटल जो कन्नौज हुआ करती थी वो धीरे धीरे जो है वो गुर्जर राष्ट्रकूटा वाली डायनेस्टी के पास चली जाती है। और साथ ही ये हारने के बाद इनका जो नॉर्थ कंट्रोल वाला ध्रुव डायनेस्टी का नॉर्थ इंडिया कंट्रोल पे कब्जा हो जाता है। अब दोस्तों वत्सराज के बाद जो दूसरे राजा बनते हैं गुर्जर प्रतिहार के वो रहते हैं नागभट्ट टू। नागभट्ट टू का तो दोस्तों यहाँ रूल नहीं लिखा है, रूलिंग ईयर नहीं लिखा है, पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। नागभट्ट टू का जो रूलिंग ईयर था वो 800 से लेके 833 सी तक था। दोस्तों अभी मैंने अपने नोट्स में देखा कि यहाँ वत्सराज की भी रूलिंग ईयर के बारे में नहीं लिखा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वत्सराज का जो रूलिंग ईयर था वो 780 से लेके 800 सी तक था। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बता दिया नागभट्ट टू के रूल के बारे में जो कि 800 से लेके 833 सी तक था। वत्सराज के बाद जो किंग बनते हैं गुर्जर प्रतिहार के वो नागभट्ट टू बनते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे कि नागभट्ट टू जब रूलिंग किंग बनते हैं तो आप देखते हैं कि इनके जो फैमिली के बीच में युद्ध हुए जिसमें ये अपनी कैपिटल कन्नौज को हार जाते हैं, ये अपने फैमिली का बदला, अपने बाप का, दादा का, भाई का, चाचा का, सबका बदला लेने के लिए ये तैयार हो जाते हैं। तो इस अब दोस्तों हम देखेंगे कि अपने फैमिली के बदला लेने के दौरान इनकी जो लड़ाई होती है वो धर्मपाल से होती है। धर्मपाल जो थे वो बेसिकली पाला सेना के राजा हुआ करते थे। तो नागभट्ट जब अपनी गद्दी पे बैठते हैं तो ये बेसिकली राष्ट्रकूटा से तो मार खा जाते हैं, लेकिन पाला डायनेस्टी की ओर इनका कब्ज़ा हो जाता है। पाला डायनेस्टी ने उस समय एक चक्रयुद्ध नाम के पाला डायनेस्टी ने एक समय ये चक्रयुद्ध नाम के एक पपेट को डिप्लॉय करके रखा हुआ था, जिसको ये नागभट्ट टू हरा देते हैं और हराने के बाद बिहार वाले रीजन तक इनका दबदबा हो जाता है। आपको मैंने पहले ही बता दिया ना कि पाला डायनेस्टी यहाँ पे राज किया करती थी, जो कि बेसिकली बिहार वाले रीजन पे हुआ करती थी। तो नागभट्ट जब नागभट्ट टू जब किंग बन जाते हैं और पाला डायनेस्टी को हरा देते हैं तो इनका दबदबा बिहार तक फैल जाता है। लेकिन एक सेटबैक भी इनको बहुत बड़ा मिलता है। उस सेटबैक में ये देखा जाता है कि ये गोविंद थ्री जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के हुआ करते थे राजा, उनके थ्रू ये हार जाते हैं, जिसकी वजह से इनका कन्नौज वाला रीजन जो है उनके पास चला जाता है। देखिए दोस्तों, कन्नौज रीजन जो था वो बेसिकली तीनों डायनेस्टी के बारी बारी सबके पास आया। ऐसी बात नहीं कि वो किसी एक राज के ही पास रहा है। कन्नौज वाला रीजन तो था, हाँ ये आप कह सकते हैं कि कन्नौज वाला रीजन था वो सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार के राजा वत्सराज ने ही कैप्चर किया था। तो ये चीज़ एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि हु वाज द फर्स्ट किंग टू कैप्चर द कन्नौज ऑफ गुर्जर प्रतिहार। तो वत्सराज ही पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने कैप्चर किया था। तो इस चीज़ों को अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि यहाँ पे भी लिखा है कि वॉन ओवर द रिजॉल्विंग विक्ट्री ओवर द धर्मपाल। तो धर्मपाल को हराने के बाद ये बेसिकली बिहार वाले रीजन तक चले जाते हैं, इनका राज बिहार वाले रीजन तक फैल जाता है। लेकिन राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो है गोविंद थ्री उनके साथ ये हार जाते हैं
और बेसिकली इसके बाद जो राजा बनते हैं नागभट्ट 2 के बाद जो राजा बनते हैं वो मिहिर भोज बनते हैं। देखिए दोस्तों, मिहिर भोज जो है ये परमार वंश वाले राजा को मत समझ लीजिएगा, नहीं तो नॉर्मली लोगों के अंदर ये कन्फ्यूज़न भी हो जाता है मिहिर भोज को लेके। तो आप देखेंगे कि मिहिर भोज के बहुत सारे, जब इनके बाद नागभट्ट के बाद जो राजा बनते हैं मिहिर भोज बनते हैं, उनके कई सारे आपको जो है इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे। देखिए दोस्तों, इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है कि किसी भी राजपाट के बारे में जानकारी मिलना। जैसे आपको अशोक के दौरान इलाहाबाद के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, उसके धम्म के बारे में मिलता है, तो उसी तरीके से ये इंस्क्रिप्शंस बनाए जाते थे किसी राज्य के विक्ट्री के बारे में, ग्लोरी के बारे में, तो वही इस इंस्क्रिप्शंस के बारे में आपको मिलता है। तो आपको मिहिर भोज के राज के दौरान आपको ग्वालियर इंस्क्रिप्शन मिलेगा, जिस ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में आप देखोगे कि अनर्टा इंस्क्रिप्शन आपको मिलेगा जो कि नॉर्थन काठियावाड़ में है। अनर्टा बेसिकली ये गुजरात वाली रीजन के बारे में बता रहा है, और मालवा सेंट्रल इंडिया के बारे में, और किरतास जो कि हिमालयन रीजन। किरता जो है बेसिकली वो शिव जी से रिलेटेड है। बेसिकली अगर आप इंडिया के ऐसे मैप की बात करो तो देखिए दोस्त, मैं ठीक से ड्रॉ तो नहीं कर पा रहा हूँ इस पेन की वजह से, पर मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। ये वेस्ट वाला रीजन, ये ईस्ट वाला रीजन, ये ऊपर नॉर्थ वाला रीजन, ये साउथ वाला रीजन। तो ये जो नॉर्थ वाला रीजन है ये हिमालय वाले रीजन के बारे में बता रहा है, और जो वेस्ट वाला रीजन है ये गुजरात वाले रीजन के बारे में बता रहा है। तो इनके इसी विक्ट्रीज़ के बारे में ये आपको इंस्क्रिप्शन मिलता है। ये जो अनाटा वाला इंस्क्रिप्शन है ये गुजरात के इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, जब इन्होंने गुजरात ने जीता। उसके बाद ये जो किरताज वाला है ये हिमालयन वाले रीजन से है, मतलब कि ऊपर हिमालयन वाले रीजन को जब इन्होंने कैप्चर किया। और ये वत्साज इन द टेरिटरी ऑफ कौशाम्बी, कौशाम्बी बेसिकली आपको ये इलाहाबाद वाली रीजन में मिलेगा, और इलाहाबाद की भी जीत के बारे में इनके इंस्क्रिप्शन पे आपको मिलता है। आप बेसिकली देखोगे कि जब नागभट्ट राजा बनते हैं तो उसके बाद इनके बाद जो होता है वो इनकी फैमिली में थोड़ा सा पॉलिटिकल वैक्यूम आ जाता है। पॉलिटिकल वैक्यूम के बाद इनका जो बेटा बनता है रामभद्र, वो राजा बनता है। रामभद्र का क्या सीन था कि रामभद्र जो थे बेसिकली वो एक इनएफिशिएंट किंग थे, तो उनका ज़्यादा कोई रोल तो यहाँ रूल तो नहीं रहा, वो 3 साल ही तक रहा। तो उसके बाद आप देखेंगे कि मिहिर भोज के 3 साल के रूल के बाद मिहिर भोज के जो नाती रहते हैं, ग्रैंडसन रहते हैं, वो गद्दी पे बैठते हैं। तो जब वो गद्दी पे बैठते हैं, मिहिर भोज गद्दी पे बैठते हैं, उनका नाम रहता है मिहिर भोज। मिहिर भोज जब गद्दी पे बैठते हैं तो मिहिर भोज के गद्दी के दौरान आप बैठने को आपने देखा था कि ना नागभट्ट का जब रूल होता है तो पाला डायनेस्टी को वो हरा देते, पाला डायनेस्टी के देवपाल को वो हरा देते हैं। उसके बाद वो बिहार वाले रीजन को कैप्चर कर लेते हैं। तो यही वो टाइम रहता है कि जब इनके फैमिली में पॉलिटिकल वैक्यूम आता है और मिहिर भोज राजा बनते हैं, तो पाला डायनेस्टी एक सही समय का इंतज़ार करती है, देखती है कि वो वापस से जो है अपने रीजन को फिर से कब से कैप्चर कर सकती है, अपनी जो विक्ट्री है, अपनी जो जीत है उसको कैसे वापस ला सकती है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि मिहिर भोज राजा बनते हैं, और मिहिर भोज का जो बेसिकली दोस्त है, यहाँ पे राज तो नहीं लिखा है, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। मिहिर भोज का जो राज रहता है वो नॉर्मली 836 से लेके 885 CE तक रहता है। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले दोस्तों को नहीं समझ में आएगा तो उनको मैं बता दे रहा हूँ, 836 से लेके 885 तक इनका राज रहता है। तो ये वो टाइम था मिहिर भोज। देखिए दोस्तों, बहुत ही एक एफिशिएंट सेक्शन है बीए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखेंगे, और यूपीएससी और यूपीपीसीएस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। गुर्जर प्रतिहार के सबसे एफिशिएंट किंग और मोस्ट फेमस किंग भी अगर माने गए हैं, और बेसिकली आप देखेंगे कि आयोग का ये सबसे बेहतरीन सेक्शन होता है क्वेश्चन बनने के लिए। तो इस सेक्शन को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और कोशिश करिएगा कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो आप इस समय देखेंगे कि मिहिर भोज के दौरान जो होती है वो आपको दौलतपुर कॉपर इंस्क्रिप्शन प्लेट मिलेंगे। दौलतपुर कॉपर इंस्क्रिप्शन प्लेट जो होता है वो नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि इनके मिलिट्री कंटोमेंट जो हुआ करते थे, जैसे मिलिट्री सेना हुआ करती थी, उसके में आपको जो है मिलिट्री कंटोमेंट सेना के बारे में दौलतपुर कॉपर प्लेट्स में आपको इनका लिखा मिल जाएगा। और इनिशियली आप देखेंगे कि ये अपने राज्य को फैलाने के दौरान कई सारे सेटबैक्स भी खाते हैं। कई सारे सेटबैक्स का मतलब कह सकते हो आप कि इन्होंने कुछ इतिहास से ढंग से पढ़ा ही नहीं था, या सीखा ही नहीं था, या समझा ही नहीं था। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ को जीतने के लिए या समझने के लिए, कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए सबसे पहले जो है वो उसकी चीज़ों के बारे में जाना जाता है, समझा जाता है। इन्होंने क्या काम किया कि तुरंत बस आओ देखा न ताव देखा, बस अपने एक्सपेंशन में लग गए। जिन्होंने एक्सपेंशन करने के साथ साथ ये जो है ईस्टवर्ड की तरफ एक्सपेंशन करने लगते हैं। ईस्टवर्ड की तरफ जब एक्सपेंशन करने लगते हैं तो ये जो है देवपाला से भी हार जाते हैं।
और देवपाला मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पाला डायनेस्टी के रूलर थे, एफिशिएंट रूलर होते हैं, उनसे ये हार जाते हैं। उसके बाद ये जो है नीचे जो है नर्मदा वाले रीजन से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी रहती, वो भी इनकी झुका के ले लेती हैं, जिसके कारण ये इनसे भी हार जाते हैं। तो कई सारे सेटबैक्स मीर भोज के राजा को इनको मिलते हैं। तो बेसिकली आप देखोगे कि उस समय जो होता है ये गोरखपुर रीजन जो कि आज उत्तर प्रदेश में लाई करता है, उस समय जो होते हैं ये कालचुरी किंग होते हैं। कालचुरी किंग मैं आपको मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ कहीं आपको जो है कालचुरी किंग मिलेंगे। तो कालचुरी किंग को ये जो है कुछ ज़मीन गोरखपुर ऑफ लैंड दान में दे देते हैं। ये एक तरीके के इनके फेडरलिटी के रूप में भी फेडरेटर के भी रूप में काम किया करते थे। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ये ध्रुव टू जो कि राष्ट्रकूट डायनेटी रहते हैं उनसे भी हार जाते हैं और देवपाला रूलर से भी हार जाते हैं। उसके बाद जो इनके किंग बनते हैं वो नारायणा बनते हैं। जो इनके बाद जो किंग बनेंगे नारायण बनेंगे, जो कि काफ़ी सारे वीक होते हैं, वीक किंग होते हैं। तो उसके बाद आप देखोगे कि वीक होने के बाद जो होते हैं फिर दोस्तों आप देखेंगे कि ये ध्रुव टू से हार जाने के बाद जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के थे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पाला से भी हार जाते हैं और राष्ट्रकूटा से भी हार जाते हैं। तो ये दोनों डायनेस्टी से हारने के बाद फिर ये चीज़ों को समझते हैं, बारीकी से देखते हैं कि क्या इनके अंदर कमी है, क्या उसके बाद कमी, फिर उसके बाद ये सही चीज़ों का इंतज़ार करते हैं कि तब वापस से ये कन्नौज पे कैप्चर कर सकें। देखिए दोस्तों, इस लड़ाई से कुछ ना कुछ ज़रूर हमको सीखने को मिलता है कि हमें जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज़ ज़रूरी नहीं कि आप किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो तो एक बार में ही आपको रिज़ल्ट मिल जाए। थोड़ा सा हमको पेशेंस रखना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि ज़रूरी थोड़ी ना है जो पत्थर पे तुम आम मारो वो टूट ही जाए। कभी कभी कुछ तैयारी कोशिशों के लिए भी तो हो, कुछ कोशिश के लिए भी तैयारियां होती हैं। तो ऐसे ही कुछ है। जाकिर नायक का, जाकिर भाई अपने जो बहुत बड़े स्टड लौंडे हैं, उन्हीं की एक कहावत है। आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, उतना मुझे देखिए इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं। तो टू बी ए मोटिवेशन मैंने आपको ये बीच में ऐसा बोल दिया ताकि आपको भी बोरियत ना महसूस हो, क्योंकि हिस्ट्री वैसे भी आधे से ज़्यादा लोग बोरिंग महसूस करते हैं, तो मैंने बोल दिया ऐसे। तो देखते हैं कि क्या होता है कि जब ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से भी हार जाते हैं और पाला डायनेस्टी से भी हार जाते हैं तो ये सही समय का इंतज़ार करते हैं और वापस से इनकी फिर किस्मत चमक भी जाती है। सही समय से इंतज़ार करने के बाद प्रॉपर जो है अपना स्ट्रगल करने के साथ साथ फिर इनकी किस्मत समझ जाती है। अचानक से क्या होता है कि पाला डायनेस्टी के जो रूलर रहते हैं, देवपाला, जो कि काफ़ी एक एफिशिएंट रूलर माने जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। उसके डेथ के बाद आप देखेंगे कि फिर नारायणा पाल जो बनते हैं वो रूलर बनते हैं। फिर नारायण पाल जो होते हैं वो उतने सारे एफिशिएंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये उनको हरा देते हैं। उनको हराने के बाद इनका पाला डायनेस्टी के ऊपर कब्जा हो जाता है। पाला डायनेस्टी के कब्जा होने के बाद फिर आप देखेंगे कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो रहती है, उस समय के जो राजा रहते हैं कृष्ण थ्री, उनको भी हरा देते हैं। उसको हराने के बाद इनका राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के साथ भी कब्जा हो जाता है। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के कब्जा होने के साथ साथ आप देखेंगे कि जो रीजन नर्मदा वाले रीजन के साथ साथ नीचे का जो एरिया रहता है उसको भी हराने के बाद ये मालवा के रीजन को भी कैप्चर कर लेते हैं। देखिए मालवा वाले रीजन को मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगा। देखिए दोस्तों, मैं पेन की वजह से तो प्रॉपर नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ। लगभग यहाँ वाले रीजन तक इनका कैप्चर हो जाता है। तो मुँह की खाने के बाद ये सही समय का इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करने के बाद आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, जिसकी वजह जिनसे ये हारते हैं बाद में उन्हीं के एरिया को ये कैप्चर कर लेते हैं। तो कैप्चर करने के बाद वापस से इनकी जो महत्वाकांक्षा रहती है, जो इच्छा रहती है कि कन्नौज वाले रीजन को हम दोबारा कैप्चर करेंगे, अपनी राजधानी बनाएंगे, तो उसके बाद उसको ये कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने के बाद आप देखेंगे कि ये कन्नौज वाले रीजन को एक नया नाम देते हैं। उसका नाम रहता है महोदया। एसएससी वाले बच्चों इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन एसएससी में बनते ही रहते हैं और यूपी पीसीएस में भी अक्सर बनते रहते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कन्नौज वाले रीजन को कैप्चर करने के बाद उसको ये महोदया के नाम से देते हैं। और इन्हीं के शासनकाल के दौरान आपको जो है 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिलेगा, जो कि बेसिकली इनके मिलिट्री कंटोमेंट के बारे में बताता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस जो रहती है वो इनके मिलिट्री कंटोमेंट्स के बारे में बताता है। तो 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन भी आपको जो है इनके मिलिट्री कंटोमेंट एरिया के बारे में, मिलिट्री कंटोमेंट के बारे में बताएगा। और बेसिकली आप देखेंगे कि गुप्ता डायनेस्टी के बाद हिंदुस्तान में जो ट्रेंड रहा है वो विष्णु जी का कुछ ज़्यादा ही भक्त होने का रहा है। तो इसके कारण इनको जो है एक अधिवारा का भी टाइटल मिलता है। अधिवारा का टाइटल बेसिकली उनको मिलता है कि जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त रहते हैं।
तो यही सब आपको इस दिखेगा मीर भोज के दौरान। तो मीर भोज का जो दौरान है वो आप देखेंगे कि आपको एक काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स के रूप में एक ग्वालियर में तेली का मंदिर है जो कि मीर भोज ने बनवाया था, वो आपको मिल जाएगा। और आप बोर इंक्रिनेशन जैसे कि विष्णु जी के टाइप के आपको कॉइन्स भी मिल जाएंगे, विष्णु के इंस्क्रिप्शंस के भी आपको कॉइन्स मिल जाएंगे मीर भोज में। वो मेरे नोट्स में मेंशन नहीं है पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको वो कॉइन्स मिल जाएंगे। और बेसिकली आप यही सब देखेंगे कि 46 साल तक इनका एक बहुत बड़ा ह्यूज एम्पायर राज रहता है, जिनसे ये हार जाते हैं, बाद में उन्हीं को कैप्चर करते हैं, एक अच्छी खासी ग्लोरी अपनी बनाते हैं। आप देखेंगे कि 2 अरब ट्रैवलर्स हैं, सुलेमान और अल मसौदी। देखिए दोस्तों यहाँ नोट्स में तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, स्केच का जो है वो लाइटनिंग उड़ चुका है, पर मैं आपको हाईलाइट करके बता दे रहा हूँ। ये सुलेमान लिखा है और अल मसौदी लिखा है। तो सुलेमान जो है उनको इनको किंग जुजर के रूप में वो नवाजता है, और अल मसौदी जो है वो इनको किंग बोरा के रूप में नवाजता है। देखिए एसएससी वाले बच्चों इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि किंग जुजर जो नवाजता है, किंग जुजर का जो इनको नाम मिलता है वो सुलेमान के द्वारा मिलता है, और किंग बोरा का जो नाम मिलता है वो इनको अल मसौदी के रूप में मिलता है। तो थोड़ा दोस्तों इस चीज़ें का आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम जो है वो इनके जो अब बाद के जो रूलर बनते हैं महेंद्रपाल, हम उनके बारे में अब पढ़ेंगे। अब दोस्तों मीर भोज के बाद जो राजा बनते हैं वो महेंद्रपाल बनते हैं। महेंद्रपाल का जो बेसिकली शासनकाल था वो 885 से लेकर 910 सीई तक था, यानी 885 से लेकर 910 तक था। बेसिकली आप ये वो कंडीशन देखेंगे कि मीर भोज जो थे जिन्होंने अपने गुर्जर प्रतिहार के दौरान रीच ग्लोरी पे रहते हैं, काफ़ी अच्छा मतलब महेंद्रपाल को एक कह सकते हैं कि बेनिफिट मिल जाता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल जाती है। इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण इनका जो है वो नॉर्थ वाले रीजन पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा दबदबा बन जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि एंशियंट इंडिया में गुप्ता डायनेस्टी का जो है एक अच्छा खासा रूल जो रहता है वो नॉर्थ इंडिया पे रहता है। तो यही कारण रहता है कि महेंद्रपाल का जो है मीर भोज की वजह से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से, ये जो नॉर्थ इंडिया वाला रीजन रहता है इस रीजन पे काफ़ी अच्छा इनको जो है मिल जाता है, राज करने का मौका मिल जाता है। लेकिन आप एक इनका सेटबैक भी देखेंगे महेंद्रपाल का कि इनकी जो लड़ाई रहती है वो ऊपर चले जाते हैं, ऊपर राज करने के लिए चले जाते हैं नॉर्मली कश्मीर वाले रीजन पे, जहाँ पे कारकोटा डायनेस्टी रूल किया करती थी। तो कारकोटा डायनेस्टी रूल किया करती थी जिससे ये हार जाते हैं। तो आपको यही कुछ देखने को मिलेगा। और महेंद्रपाल जो है वो, जैसे कि आप एंशियंट इंडिया में समुद्रगुप्त को देखेंगे, समुद्रगुप्त ने अपने आप को एक आर्यभट्ट का टाइटल दिया था, उसी तरीके से महेंद्रपाल ने भी अपने आप को जो है महाधिराजा आर्यभट्ट का टाइटल दे देते हैं। बेसिकली आप इस कंडीशन को देख के कह सकते हो कि अपने आप को समुद्रगुप्त भी समझने लगते हैं, या कह सकते हो कि समुद्रगुप्त की कंडीशन को ये समुद्रगुप्त के टाइम को ये रिवाइव करने लगते हैं। तो बेसिकली आप इस टाइटल से ये समझने की कोशिश कर सकते हो। तो आप इसके बाद देखोगे कि इनके महेंद्रपाल के समय में कई सारे स्कॉलर्स इनके कोर्ट में हुआ करते थे। तो उन स्कॉलर्स कोर्ट में, एसएससी वाले बच्चों इस चीज़ों को थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा कि कई सारे स्कॉलर्स जो कि इनके कोर्ट में हुआ करते थे, वो स्कॉलर्स में से सबसे बेहतरीन माने गए हैं या सबसे माने गए हैं इम्पॉर्टेंट, वो थे राजशेखर। राजशेखर का इम्पॉर्टेंस यह रहा है कि इन्होंने कई सारे जो है संस्कृत इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं, संस्कृत पोएम्स लिखी हैं, और कई सारे जो है नाट्य रूपांतरण लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं। तो उसमें इन्होंने लिखा एक काव्य मीमांसा जो था वो बेसिकली उसके लिए बना था कि जैसे आप पोएम कैसे लिखें, ये उन चीज़ों को गाइड करता था। और कार्य माजरी ये बेसिकली जो था वो सौर्य सैनी की प्राकृत लैंग्वेज में लिखा था। आप इससे ये समझ सकते हो कि औरत का लिटरेचर पे क्या डिपेंडेंस रहा है, क्या इम्पोर्टेंस रहा है। तो बेसिकली आपको ये है कार्यपुरी माजरी जो है इससे ये पता चलता है। और काव्य मीमांसा जो है वो पोएम की गाइड के बारे में कि एक अच्छा पोएट कैसे बने, एक अच्छी कविताएं कैसे लिखें, तो आपको ये चीज़ें मिलती हैं। अब बेसिकली आप इसके बाद जो है महेंद्रपाल के बाद आपको जो राजा मिलेंगे वो महिपाल मिलेंगे। तो महिपाल राजा जो मिलेंगे इस दौरान आप देखेंगे कि ये महिपाल जो राजा रहते हैं, ये जब राजा बनते हैं तो आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे इनका जो होता है वो राज डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा नॉइज़ डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। तो जैसा कि आप देखते हैं कि थोड़ा सा इनके बीच में क्या होता है कि धीरे धीरे इनका जो है राज डिक्लाइन होने लगता है गुर्जर प्रतिहार का। और ये वो जो है इंद्र थ्री राजा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के साथ ये हार जाते हैं। दोस्तों इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि
राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो है वो खाली मीरभोज से ही हारी है, बाकी और किसी से नहीं हारी है गुर्जर प्रतिहार के किंग के दौरान। तो फिर आप देखेंगे कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो है, जो कि महिपाल को हरा देती है, महिपाल को हराने के बाद जो है आप देखेंगे कि वापस से इनका कन्नौज वाले रीजन पे दबदबा हो जाता है। उसके बाद फिर आप देखोगे कि राज्यपाल बनते हैं, राजा बनते हैं। राज्यपाल का जो शासनकाल रहता है वो 960 से लेके 118 रहता है। आप इस कंडीशन को देखोगे कि इसके बाद जो होता है, ये भी राज्यपाल भी जो होते हैं वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के साथ 963 में हार जाते हैं। 963 में हारने के बाद आप देखोगे कि राज्यपाल जो रहते हैं वो गुर्जर प्रतिहार के जो राजा बनते हैं, इन्हीं के दौरान जो होता है वो गजनी का आक्रमण होता है 1800 सी में। देखिए दोस्तों, गजनी का क्या सीन है कि गजनी इंडिया पे 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनी ने इंडिया पे 17 बार आक्रमण किया। उसमें आप देखोगे कि जैसे जैसे वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे घुसा, तो बारी बारी पहले वो ऐसे घुसा, फिर ऐसे घुसा, फिर और अंदर घुसा, फिर धीरे 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 वो और अंदर आया, फिर और अंदर आया, फिर और अंदर आया। तो उसी एक में से एक आक्रमण में 118 का आक्रमण है, जिसमें गजनी कन्नौज पे आया। और फिर कन्नौज के आने के बाद ही उसने हमारे गुजरात के सबसे कीमती मंदिर और सबसे प्रीशियस मंदिर सोमनाथ मंदिर को भी लूटा। तो बेसिकली मैं जब आपको गजनी वाले रीज़न के गजनी के बारे में पढ़ाऊँगा तो आपको एक एक आक्रमण के बारे में बताऊँगा, तो उसके लिए आप चिंता मत करिए दोस्तों। तो फिर आप देखेंगे कि राज्यपाल के बाद गुर्जर प्रतिहार के जो आखिरी राजा बनते हैं यशपाल, वो 1036 में बनते हैं। इसके बाद जो होती है वो इनकी डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है, खल्लास हो जाती है यहाँ से इनकी डायनेस्टी। अब हम धीरे धीरे इनके गुर्जर प्रतिहार के सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे, समझेंगे। दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि इनका सबसे बड़ा बेहतरीन सिग्निफिकेंस है कि इनकी आर्मी में अरब्स हुआ करते थे। तो इस सिग्निफिकेंस को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और साथ ही इन्होंने जो है मारू गुजरा आर्किटेक्चर की भी शुरुआत की। तो मारू गुजरा आर्किटेक्चर को भी आप दोस्तों इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मारू गुजरा बेसिकली, मारू को कहा जाता है मरुस्थल, और गुजरा जो है जो कि बेसिकली आपको गुजरात वाले रीजन पे मिलेगा। नॉर्मली अगर आप कहें तो इनके कंडीशन में क्या था कि इनके राज के दौरान क्या था कि नागरा स्टाइल टेम्पल थोड़ा ज़्यादा ही बने हैं। तो आप देखेंगे कि इनके एक फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे। आपको आगे मेरे नोट्स में भी लिखा मिलेगा कि इनके एक फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे। फ्यूडल मतलब जैसे कि सामंत, चंडेला हुआ करते थे, जिन्होंने खजुराहो टेम्पल्स को भी बनवाया था। और आप इनके शासनकाल के दौरान देखोगे, इनके सिग्निफिकेंस को देखोगे कि बेसिकली आपको जो है विष्णु के 10 अवतार के, आप गुर्जर प्रतिहार का सबसे मोस्ट एफिशिएंट आप सिग्निफिकेंस देखोगे कि विष्णु का 10 अवतार का आपको मंदिर मिल जाएगा। शिव और पार्वती के मैरिजेस आपको मिल जाएंगे कन्नौज वाले रीजन पे। और साथ ही आपको जो है मालवा वाले रीजन और आज का प्रेजेंट टाइम में जो ईस्टर्न राजस्थान है वहाँ पे आपको टेम्पल्स मिल जाएंगे, जिसमें ओशियान में, अबनरी में और कोटा बेसिकली आपको ईस्टर्न राजस्थान वाला रीजन है। आपको इधर साइड इनके टेम्पल्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली आप देखोगे कि इनके जो टेम्पल्स थे वो नॉर्मली शिव और विष्णु ही ज़्यादातर हुआ करते थे। और साथ ही आपको जो है बरदौली टेम्पल्स भी मिल जाएगा, जो कि बेसिकली आपको ग्वालियर वाले रीजन में आज करंट टाइम में प्रेजेंट है। और आपको जो है बरदौली टेम्पल जो है नॉर्मली आपको छत्तीसगढ़ वाले रीजन पे आज प्रेजेंट है, वहाँ पे आपको ये टेम्पल मिल जाएगा। तो दोस्तों, इनके सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो 2-3 सिग्निफिकेंस एसएससी वाले बच्चों थोड़ा इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और खास ही यूपी पीसीएस में जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा उसमें आप इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इनके शासनकाल में मारू और गुजरा आर्किटेक्चर का थोड़ा खास इंपॉर्टेंस रहा है। विष्णु के 10 अवतार मैंने आपको पहले भी बताया था कि तेली का मंदिर जो कि ग्वालियर में बना था वो भी इनके शासनकाल में बना था। और विष्णु का 10 अवतार का जो मंदिर है वो भी इनके शासनकाल में बना है। तो आप इस चीज़ को देखिएगा। और शिव और पार्वती की जो मैरिजेज़ हुई है वो भी इनके शासनकाल में ही हुई है। और मैरिजेस की जो मूर्तियाँ बनी है वो भी इनके शासनकाल में। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि अपना यूनेस्को का हेरिटेज साइट कह सकते हो, खजुराहो टेम्पल, जो कि इनके फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे, चंडेला डायनेस्टी उन्होंने बनवाया था। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जैसे जैसे गुर्जर प्रतिहार डिक्लाइन होने जाता है तो इसका जो है राजपूत क्लैंस में, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि राजपूत क्लैंस की तरह फाइट की थी, तो इनका फिर फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन होने के बाद फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि गुर्जर प्रतिहार फ्रेगमेंट होती है चौहान डायनेस्टी में, सोलंकी डायनेस्टी में, परमार डायनेस्टी में, चंडेला डायनेस्टी में, गढ़वाल डायनेस्टी में। गढ़वाल डायनेस्टी दोस्तों, आप राजा जयचंद का नाम सुने होंगे। पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई के दौरान राजा जयचंद का बहुत नाम आता है और कहा जाता है कि राजपूतों में काफ़ी ये दोगले थे और इन्हीं की वजह से कई सारे आज राजपूतों पे भी सवाल उठ जाते हैं कि राजपूतों ने बेईमानी की है। वो तो आपको गढ़वाल रीजन के वो
आपको मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं, राजा जयचंद। तो बेसिकली जैसे जैसे आगे आप बढ़ूँगा, मैं आपको आगे आगे इन सारी चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी इन बातों को आप समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, इतनी कहानी को ख़त्म करने के बाद मैं आपको इस गुर्जर प्रतिहार का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा कन्नौज समय पे अगर किसी ने कब्ज़ा किया है तो वो है गुर्जर प्रतिहार। तो नॉर्मली एसएससी में और यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन ज़रूर हमेशा अक्सर आता रहता है और ये पूछता भी रहता है कि सबसे अधिक समय पे ट्राईपाइट स्ट्रगल में सबसे ज़्यादा राज किसी का रहा है, तो वो है गुर्जर प्रतिहार का। तो दोस्तों इस चीज़ों को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स मैं लाता रहूँगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।